भाजपा बिहार में आगे भी अपना सीएम का चेहरा किसी को नहीं बनाएगी? क्या नीतीश के बाद जो मंच पर हम देख रहे हैं, चिराग पासवान को कुर्सी दिया जा रहा है, तो क्या सम्राट, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, ये सारे, नित्यानंद, ये सारे चेहरे केवल मैनेजमेंट के लिए हैं? इनमें से कोई सीएम का चेहरा नहीं बन सकता है? का जो बीजेपी में पदार्पण हुआ था नीतीश विरोध के कारण हुआ था जी। तो नीतीश जी का विरोध कर रहे थे, एक मुखर बीजेपी का चेहरा थे, तो इनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और प्रदेश अध्यक्ष थे, इस नाते इनको डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली कि बस एक कहा जाता था कि बस एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हमको नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव के समय में भी कोर कमेटी एकत्रित थे। टिकट बांटने में एक तरफा सम्राट चौधरी का चल रहा था, जिसके कारण बिहार में किसी कुशवाहा को उन्होंने टिकट नेता बनने नहीं दिया। सम्राट चौधरी कहे थे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा के हम अपना पगड़ी खोलेंगे, लेकिन पगड़ी कब खोले? नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाकर पगड़ी उन्होंने खोला। तो जो कहे उसके उल्टा हुआ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। बिहार के सतह पर जो खबरें लगातार तैरती रहती हैं, ये उनके पीछे की खबरें हैं। ये वो खबरें हैं जो आप तक पहुंच जाती हैं, लेकिन आपके मन में एक संशय बना रहता है कि आखिर हुआ खेल तो हुआ कैसे। अब इसी एक खबर हमारे पास लगातार कई माध्यमों से आ रही थी। सम्राट चौधरी बिहार में डिप्टी सीएम है, एक बड़ा अच्छा पद है उनके पास। नीतीश कुमार से उनके जो डिफरेंसेस थे उसको उन्होंने ख़त्म कर लिए, लेकिन सम्राट चौधरी बिहार में भाजपा के अध्यक्ष ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य के सीएम के चेहरे भी थे। उन पर बहुत बड़ा दांव लगाया था। भाजपा ने अपनी रणनीतियों को बदलते हुए ओबीसी चेहरा सामने इसीलिए लाया, ये जानते हुए कि सवर्ण नाराज हो सकते हैं, सवर्ण वोट बिदक सकता है। फिर भी उन्होंने ये रिस्क इसलिए लिया था क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का काट चाहिए था उनको बिहार में ओबीसी राजनीति में एक चेहरा चाहिए था। निश्चित ही भाजपा के पास अपना चेहरा तो कोई था नहीं, तो 2018 में आए हुए भाजपा में सम्राट चौधरी को ये जिम्मेदारी दी गई। सम्राट चौधरी ने भी बहुत बखूबी इस जिम्मेदारी को निभाया। जब तक नीतीश कुमार के खिलाफ वो रहे, जब तक नीतीश कुमार पिछले गठबंधन में रहे, महागठबंधन में, तब तक सम्राट चौधरी ने उनके नाक में दम कर रखा था। लेकिन जैसे ही नीतीश की वापसी हुई, सम्राट चौधरी के दिन फिर गए। पहले पगड़ी खुली, फिर सिर मुड़ाने पड़े, और अब जो तब सीएम का चेहरा हुआ करते थे, अब डिप्टी सीएम भी नीतीश कुमार के रहमो करम पर है। ये बहुत सेफली कहा जा सकता है। बीच में कभी कभी खबरें आ जाती हैं कि सम्राट चौधरी की छुट्टी हो सकती है, फिर सम्राट चौधरी और चुप हो जाते हैं। तो वो सम्राट चौधरी जो नीतीश कुमार और तेजस्वी के भ्रष्टाचार की फाइलें खोलने वाले थे, जो नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाकर अपनी पगड़ी खोलने वाले थे, उन्होंने आखिर इतना कुछ क्यों सहा? निश्चित ही इसके पीछे नरेंद्र मोदी और भाजपा का एक बड़ा ध्येय है। केंद्र की सरकार है जिस पर 12 सांसदों का सहयोग नीतीश कुमार का है। बिहार में सरकार है जिसके सर्वा नीतीश कुमार है, और अगर नीतीश अपना समर्थन दोनों जगहों से खींच ले तो दोनों सरकार के लिए यह एक क्राइसिस सिचुएशन हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? जांच पड़ताल तो करनी पड़ेगी ना। क्या भाजपा बिहार में आगे भी अपना सीएम का चेहरा किसी को नहीं बनाएगी? क्या नीतीश के बाद जो मंच पर हम देख रहे हैं, चिराग पासवान को कुर्सी दिया जा रहा है, तो क्या सम्राट, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, ये सारे, नित्यानंद, ये सारे चेहरे केवल मैनेजमेंट के लिए हैं? इनमें से कोई सीएम का चेहरा नहीं बन सकता है? देखिए, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आलोक जी हैं। आलोक जी, सबसे पहले तो हम आपसे सवाल यही पूछेंगे कि क्या नीतीश का कोई विकल्प भाजपा में है? सम्राट चौधरी छोड़िए, पहले विकल्प चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की जिस तरह से बिहार में छवि है, सुशासन बाबू की छवि रही है, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति का छवि रही है, तो इसको देखते हुए बीजेपी में तो इस टाइप की कोई चेहरा ही नजर आता है। इनके साथ रहने वाले सुशील मोदी थे, उन पे बीजेपी दाव लगा सकती थी, लेकिन अब तो वो रहे ही नहीं। जहाँ तक सम्राट तो आरोप भी लगाती रही ना, भाजपा का हिस्सा लगाता रहा कि यार नीतीश कुमार के पास एक गिरवी रख देते हैं भाजपा को। वो ऐसी बात नहीं है। दोनों का ट्यूनिंग बढ़िया था, दोनों के ट्यूनिंग से बिहार में सरकार अच्छी चल रही थी। सुशील मोदी का वित्त प्रबंधन और नीतीश कुमार का सुशासन,
दोनों मिलकर सरकार चला रहा था। बाद में तारकिशोर प्रसाद भी डिप्टी सीएम रहे, वित्त मंत्री रहे, रेणुदेवी भी आई और सम्राट चौधरी भी वित्त मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं। लेकिन जो सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार की ट्यूनिंग थी और जो उनका वित्तीय प्रबंधन था, दोनों में कहाँ किसी के पास है। लेकिन सुशील मोदी साहब अच्छा था, सब कुछ मानता हूं, एक बड़ा दौर भी था वो भाजपा का। लेकिन सुशील मोदी भी भाजपा के सीएम चेहरा कभी नहीं बनना चाहते थे। वो अब चाहते भी होंगे अंदर में, तो बाहर नहीं दिखाते थे। जैसे सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी का जो बीजेपी में पदार्पण हुआ था, नीतीश विरोध के कारण हुआ था। जी। तो नीतीश जी का विरोध कर रहे थे, एक मुखर बीजेपी का चेहरा थे, तो इनको बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और प्रदेश अध्यक्ष थे, इस नाते इनको डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली। अघोषित तौर पर सीएम का भी चेहरा था। और सीएम का चेहरा तो घोषित कभी बीजेपी ने अघोषित तौर पे थे। चेहरा बना रहे थे, एक रॉबिन हुड, बीजेपी का रॉबिन हुड चेहरा ही दिख रहे थे। और बीजेपी ने इनको सीएम के चेहरा के तौर पे इनकी सुरक्षा बढ़ाई, सब कुछ बढ़ाई। देखा था और इनका एक कार्यक्रम में मोदी जी ने नित्यानंद को पीछे करके इनको आगे किया था, लेकिन चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद और इनके डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद जो बीजेपी में गुटबाजी शुरू हुई, अब बीजेपी का अंत इसी गुटबाजी से होगा। क्योंकि कहा जाता है कि बस एक कहा जाता था कि बस एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर डाल पे उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अब यहाँ हर डाल पे हर नेता के अंदर गुटबाजी है, तो बीजेपी कैसे यहाँ पर। आलोक जी, आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं। गुटबाजी तो हमेशा समस्या रही है। पहले भी हम सुनते थे ये सुशील मोदी गुट है, ये गिरिराज सिंह गुट है, ये अश्विनी चौबे गुट है। तो गुटबाजी तो पहले भी होती थी, अब क्या अलग हो गया? इससे पहले 1-2 गुट था, लेकिन अभी दर्जन भर से अधिक गुट है जितने। और अभी मुंडी, पहले जो बीजेपी की कोर कमेटी थी, हमको नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव के समय में भी कोर कमेटी एकत्रित थी। टिकट बांटने में एक तरफा सम्राट चौधरी का चल रहा था, जिसके कारण बिहार में किसी कुशवाहा को उन्होंने टिकट नेता बनने नहीं दिया बीजेपी से। अब इसका नुकसान भी शाहबाद में हुआ, पूरा इसका नुकसान पूरा हुआ। उसके बाद सम्राट चौधरी कहे थे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा के हम अपना पगड़ी खोलेंगे, लेकिन पगड़ी कब खोले? नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाकर पगड़ी उन्होंने खोला। तो जो कहे उसके उल्टा हुआ। लोकसभा में चुनाव में वो अपने को बड़े नेता प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेकिन हुआ कि बीजेपी के सबसे छोटे नेता साबित हुए कि एक भी कुशवाहा का वोट उनके कारण बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को नहीं मिल पाया। तो उनका ग्राफ धीरे 3-4 अध्यक्षों में सबसे बुरा चुनाव यही रहा भाजपा के लिए। हम मतलब इस बार हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जो चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। एक और शख्स थे जिनके चेहरे पर खुशी गायब हो गई थी, वो है सम्राट चौधरी। दोनों एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे, मुझे याद है एक कार्यक्रम के दौरान। लेकिन जहाँ तक आपने दरभंगा की सभा की बात की, तो वैसा अगर देखिएगा तो जमुई के सभा में नरेंद्र मोदी के जस्ट बगल में कौन दिख रहे थे? निर्दलीय विधायक, वर्तमान सरकार में मंत्री सुमित सिंह दिख रहे थे। तो अब सुमित सिंह पे तो कोई दाव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ना उनको कहीं जेडीयू में बैठा है, ना एनडीए के बड़े नेता हैं। लेकिन क्षेत्र के एक बड़े नेता है बेशक, लेकिन चिराग पासवान पे जो बात आती है, तो चिराग पासवान के कारण भी सम्राट चौधरी की थोड़ी सी छवि कम हुई है। ये कैसे हुआ है? देखिए, चिराग पासवान एक उभरता हुआ चेहरा है। दोनों की सुरक्षा बीजेपी ने समान दी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान आप देख रहे हो, दोनों को बराबर तरजीह भी मिल रही थी हर मंच पर बराबर। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% हो जाता है और इनका स्ट्राइक रेट 0 हो जाता है। तो और इनके कारण, इनकी गलती के कारण और बीजेपी साफ हो गई। एनडीए गठबंधन शाहबाद से पूरा सुफरा साफ हो गया। आज कई सीनियर नेता नाराज थे इनके कार्यशैली से। और ये जो लोक विधानसभा का उपचुनाव है, इसमें भी सम्राट चौधरी का ही लिटमस टेस्ट हो रहा है जी। और हमको नहीं लगता है कि लिटमस टेस्ट में ही पास कर पाएंगे हम। जैसे एक यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं इस तरह से भी कि सब नीतीश कुमार का किया कराया है। नीतीश चाहते थे कि मेरे सामने, और नीतीश शुरू से चाहते रहे कि कोई कुशवाहा या कुर्मी समाज का नेता उनके समानांतर ना हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा हो या कोई नेता हो। देखिए, नीतीश कुमार के, अब सम्राट चौधरी हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में
लगभग आधे दर्जन से अधिक कुशवाहा नेताओं की बलि चढ़ी है। उसमें एक नाम आप मानते हैं ना कि सम्राट उसमें भी सम्राट चौधरी का नाम शामिल है। शुरू कहाँ से होता है, खत्म कहाँ होता है? शुरू देखिए नागमनी से शुरू होता है। जी। नागमनी नीतीश सरकार के जगदेव बाबू के पुत्र, जगदेव बाबू के पुत्र थे, बड़े कुशवाहा नेता थे, जी। सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, सब पद पे ही रहे। नीतीश सरकार में कृषि मंत्री भी रहे। जी। इनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा ये भी नीतीश सरकार में मंत्री रही। जी। रेणु कुशवाहा नीतीश सरकार में मंत्री रही। अवधेश कुशवाहा नीतीश सरकार में मंत्री रहे। मंजू कुशवाहा नीतीश सरकार में मंत्री रहे। उसके बाद एमएलसी के तौर पे राजकिशोर कुशवाहा को एमएलसी बनाया गया, सीपी सिन्हा को एमएलसी बनाया गया और रामेश्वर महतो जी को एमएलसी बनाया गया। लेकिन सबकी छटाई पद मिलने के बाद सब नेता पर्दे से इस तरह गायब हो गए। हो गया कर दिया। मैं कहता हूँ कुशवाहा की कब्रगाह है जदयू, जाते हैं गायब हो जाते हैं। जैसे जिस तरह से गधे के सिंह से सिर गायब सिंह गायब रहता है, उसी तरह से धीरे धीरे नीतीश कुमार के समय में कुशवाहा बत्ती की तरह दिखे, जुगनू की तरह दिखे और फिर मतलब रिसेंटली तो हमने देखा फिर उपेंद्र कुशवाहा उनके जाल में जाकर फंस गए थे, फिर बाकी भागना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा फंस गए। वहाँ एक उभरता चेहरा संतोष कुशवाहा का था जी। उसके बाद वो भी हार गए चुनाव, उनकी भी कहानी खत्म। संतोष कुशवाहा, एक और संतोष कुशवाहा थे। अच्छा, एक और युवा में जो थे, युवा वाले अध्यक्ष थे, राम सेवक सिंह थे। सब कुशवाहा चेहरा वहाँ है जी। लेकिन यहाँ एक आखिरी कुशवाहा थे अभय कुशवाहा, वो भी अब राजद में सांसद हो गए। जिस तरह से बीजेपी में गुटबाजी हावी है, उसी तरह से जदयू में कुशवाहा का कब्रगाह नहीं चौकरी है। वहाँ उमेश कुशवाहा का अलग गुट था, संतोष कुशवाहा का अलग गुट था, उपेंद्र कुशवाहा का अलग गुट हो गया था, रामेश्वर महतो का अलग गुट था। भारी तो उमेश कुशवाहा पड़े ना, सबकी छुट्टी करा दी उन्होंने। देखिए उमेश कुशवाहा भारी क्या पड़ेंगे, अध्यक्ष तो हैं, लेकिन उनकी चलती कितनी है। जब सम्राट चौधरी भी अध्यक्ष थे और 12 ही सीट जीते हैं, इतना सीट लड़के, और उमेश कुशवाहा भी अध्यक्ष हैं, कम सीट लड़के 12 लेके आए, तो भाजपा से बेहतर प्रदर्शन रहा। देखिए बेहतर प्रदर्शन रहा, लेकिन उमेश कुशवाहा के भी चेहरे पे कोई वोट टर्न अप नहीं होता है जी। उनसे ज़्यादा पावरफुल तो हम अभय कुशवाहा को मानते हैं। सांसद भी बन गए, प्लस उन्होंने 3-4 सांसद बनाया जी। जहानाबाद सांसद जो जीते हैं सुरेंद्र यादव, उसमें अभय कुशवाहा का दिन है। कुर्था क्षेत्र में उन्होंने जम के प्रचार किया है, अरवल में जम के प्रचार उनके लिए किया है, काराकाट से लेकर सब साफ कर दिए। और कुशवाहा राजनीति में एक देखिए नए कुशवाहा फिर जदयू से जुड़े हैं, लेकिन उनकी भी पटकथा वही होगी जो अन्य कुशवाहा जो है। नहीं, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, जिनको एमएलसी बनाया गया। एमएलसी 2 साल के लिए क्षेत्र से आते भी हैं, कंपनसेट किया गया कि भाई हार रही है पार्टी तो इनको बनाया जाए था। हाँ, लोकसभा चुनाव में जब कुशवाहा का वोट नहीं मिला तो शाहबाद क्षेत्र से उनको बनाया गया, लेकिन उनको तो उनके लिए तो कोई दल बचा हुआ नहीं है। आते हैं जाते हैं, यही उनका। इसको भी छोड़ चुके हैं, पहले कई बार छोड़ चुके हैं। अब नहीं छोड़ेंगे, एमएलसी बन गए तो नहीं, फिर विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, चल देंगे। मतलब कुशवाहा के लिए प्लेटफॉर्म है, नीतीश कुमार का ट्रेन है, लेकिन कुशवाहा के लिए प्लेटफॉर्म ही, यार ये जाइए, रुकना नहीं है। नीतीश कुमार एक ट्रेन है, कुशवाहा उस पर सवार होते हैं, लेकिन किस स्टेशन पे कब उतर जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सम्राट चौधरी भी इसी लिस्ट में आते हैं, भले ही वो अलग पार्टी में रहे, लेकिन सम्राट चौधरी को भी तो नीतीश कुमार ने ही प्रोजेक्ट किया ना, मंत्री बनाया। और नीतीश कुमार कहते भी हैं कि इनके पिताजी से मेरा जो संबंध था, इस कारण से इनको हम मंत्री बनाए हैं जी। और सम्राट चौधरी भी कहते थे कि मेरे पिताजी के सामने क्या नीतीश कुमार रहेंगे। मतलब देखिए नीतीश कुमार की एक आदत है, नीतीश कुमार अपने दुश्मन को सटा के दूर करते हैं। उनके खिलाफ अगर बोलिएगा तो पहले आपको अपने में सटाएंगे, उसके बाद ऐसा चाकू लगाएंगे, छुरी लगाएंगे कि फिर आप सतह से ही गायब हो जाइएगा। एक बात, अंतिम सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्या जब सम्राट चौधरी जैसे मजबूत नेता जो जातीय समीकरण में नीतीश पर भारी भी पड़ सकते थे, वोट भी ज़्यादा है उनसे और उनकी लोकप्रियता भी बड़ी थी, जब वो नीतीश के सामने पगड़ी रख दिए और बाल छिला लिए, तो
अब क्या आगे संभावना है, क्या भाजपा से कोई चेहरा नीतीश कुमार को कभी चुनौती दे पाएगा, उनके चेहरे के समानांतर पहुंच पाएगा, या चिरागे पर उम्मीद कर सकती है भाजपा बड़ो खिलाड़ी पर? देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, भाजपा के साथ अगर कोई 100% वोट है, वो वोट है सवर्णों का जी। जब तक भारतीय जनता पार्टी 13% वोट है सवर्णों का बिहार में, तो किसी सवर्ण चेहरे पर अगर दाव नहीं लगाती। इतने दिन तक तो भूमिहार ब्राह्मण नहीं, सबको बनाया, नहीं हम क्या फायदा? भूमिहार को बनाया क्या? अगर चेहरा सीपी ठाकुर से शुरू कीजिए। सीपी ठाकुर को बीजेपी ने कुछ नहीं दिया है। सीपी ठाकुर इंटरनेशनल फेम के डॉक्टर थे जी। और उनको क्या दिया? स्वास्थ्य मंत्री बनाया बीजेपी। मंगल पांडे को बनाया। से देखिए वहाँ एक चेहरा है जी। अगर विजय सिन्हा पे बीजेपी सही से मेहनत करे तो फ्रूटफुल हो सकती है। विजय सिन्हा में वो लगता है काबिलियत है। हाँ देखिए विजय सिन्हा में 2-3 खासियत है। शांत दिल व्यक्ति हैं, किसी से इनका विवाद जल्दी नहीं होता है। हो गया सम्राट चौधरी से वो कुर्सी, ललन सिंह से भी हो गया। नहीं सम्राट चौधरी से विधानसभा के अंदर हो गया वो अलग बात है, लेकिन शांत दिल व्यक्ति प्लस संगठन का अनुभव है। लंबे समय तक बीजेपी के संगठन से वो जुड़े रहे हैं जी। तो अगर बीजेपी विजय सिन्हा जैसे संगठनकर्ता नेताओं पे दाव खेले जी। तो रणनीति फुरफुर हो सकती है। और अगर नहीं होता है तो फिर आगे बोरो खिलाड़ी चलते बीजेपी में नहीं चलेगा। ये देखिए बीजेपी बोरो खिलाड़ी मतलब दूसरे पार्टी के किस नेता पर दाव लगा। अब नीतीश ही तो बोरो खिलाड़ी है भाजपा के लिए ना, तेजस्वी को रोकने के लिए भाजपा को नीतीश के साथ लेना पड़ता है। बस जैसे देखिए बीजेपी बिहार में तभी चमकेगी, तभी उसका सीट बढ़ता है। आप 2015 का चुनाव देख सकते हैं, बीजेपी यहाँ चुनाव अकेले लड़ी थी, उसके सहयोगी दल भी साथ थे, लेकिन बीजेपी 50 के पास आसपास थी, 52-53 सीट पे आ गई। कुछ लोग जोड़ देंगे अब चिराग पासवान पे भी दाव लगा सकती है भाजपा बैक हैंड से। देखिए चिराग पासवान पे भी अगर बीजेपी दाव लगाती है तो बीजेपी के लिए अच्छा होगा, एक युवा चेहरा मिलेगा, पढ़े लिखे चेहरा मिलेगा इसको। उसके बाद एक फिल्म इंडस्ट्री का भी जो जिससे अपनी पार्टी में भाजपा के कोई नुकसान तो नहीं होगा, जैसे दूसरी पार्टी के अब तक नीतीश कुमार वही ना बैसाखी बन गए। दूसरे पार्टी के नेता को आप भले ही मान लेते हैं मुख्यमंत्री या चेहरा मान लेते हैं, लेकिन उससे नुकसान तो होता है, अपने संगठन को कभी विस्तार नहीं मिलता है। नहीं तो नीतीश कुमार से बीजेपी को कहीं हानि नहीं था, ये भी जान जी। नीतीश कुमार नालंदा से ऊपर कहीं नहीं जाते बढ़ पाए थे। तो बीजेपी जानती थी कि मिनी पंजाब है, जैसे पंजाब में नाई का कुछ नहीं चलता है, इसी तरह से बीजेपी मान ली थी भाई कि नालंदा में मेरा कुछ नहीं चलेगा, बाकी जगहों पे मेरा रहेगा, पूरे बिहार में तो मेरा है। तो फिर चिराग भी तो महत्वाकांक्षी है, अगर चिराग पे दाव लगाने जाए भाजपा उल्टा पड़ जाए तो चिराग के देखिए जहाँ पासवान बहुल्य क्षेत्र है वहीं चिराग भी कुछ कर पाएंगे। तो अलग क्षेत्र में चिराग कोई छोटा सा बबल में चिराग पासवान को बांध कर रखा जा सकता है। बस और चिराग पासवान पे अगर बीजेपी हाथ रखती है तो बीजेपी को भी तो 1-6% का वोट जो पासवान का वोट है वो चुनाव में तो हमने देखा। हाँ। चिराग पासवान बाकी किसी भी प्रत्याशियों से ज्यादा उनके प्रत्याशी वोट लेकर आए, मतलब एक एक्सेप्टेंस बना है उनका। देखिए चिराग पासवान अगर किसी कैंडिडेट को, भाजपा जदयू के लोग भी अंदर थोड़ा सा प्यार करते हैं चिराग पासवान से, नहीं वो भी वोट दे देते हैं। देखिए चिराग पासवान हंसमुख चेहरा है जी, और जो ठानते हैं वो पूरा करते हैं जी। जैसे इन्होंने नीतीश विरोध का ही अगर सुपारी ली थी 2020 में, अंतिम सतह तक पहुंच गए थे। तो अंतिम सतह नीतीश कुमार को 78 से ला दिए 43 पे। आज नीतीश कुमार जो 43 पे हैं, इनकी विधान परिषद में संख्या घट गई, राज्यसभा में संख्या आधी हो गई, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो इसके पैर छू रहे हैं मोदी जी का। तो इसके लिए कौन है? चिराग पासवान यहाँ तक लाए। आज नीतीश कुमार के बीजेपी के पैरों में गिर रहे हैं, इसकी वजह चिराग तो सीधा कहा जा सकता है कि चिराग पासवान की वजह से ही नरेंद्र मोदी के चेहरे के पैर पर गिर रहे हैं नीतीश कुमार। और उस समय भी बीजेपी चिराग पासवान के जितने कैंडिडेट थे उसमें आधे से अधिक भाजपा के ही कैंडिडेट थे जी, जो कि लौट के भी सब बीजेपी में आ गए। अब आरसीपी सिंह कहाँ बिगाड़ पाएंगे नीतीश कुमार को, या कहीं भी, न सिर्फ नालंदा, बिल्कुल थोड़ा सा नालंदा में ही डैमेज करेंगे बस। इसी तरह से देखिए नेताओं का गुट है और छोटी पार्टी है तो अपने जगह पे ही सीमित रह जाए। भाजपा को हमने यही निष्कर्ष निकाला, भाजपा को बोरो खिलाड़ी लेना ही होगा। और भाजपा आप ग्रास रूट पे अगर आते हैं तो भाजपा भले ही अपने को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती हो,
लेकिन भाजपा बिहार मोदी के बाद नेतृत्व वही है। नहीं, भाजपा बिहार में शहरी क्षेत्र तक ही सीमित है। आप कारण चेहरा ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में आप बीजेपी का वोटर नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको कांग्रेसी मिल जाएगा। जी जी, ये गढ़ रहा है तो इसलिए हर गांव में आपको 5 कांग्रेसी मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां 5 को भाजपाई आपको नहीं मिल पाएगा। मिलेगा जी। तो हमने देखिए जांच पड़ताल में ये स्थापित करने की कोशिश की कि क्या बिहार भाजपा आगे भी कभी अपने दम पर बिना बैसाखियों के सरकार बिहार में बना पाएगी। देखिए फिलहाल तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। भाजपा पूरे देश में भले ही एक मजबूत ताकत के तौर पर रहे, कई राज्यों अपनी सरकार अपने विल पर बना ले, लेकिन बिहार में उसे हमेशा एक अदद चेहरे की आवश्यकता पड़ेगी। नीतीश कुमार के राजनीति से जाने के बाद सबसे अगर ज़्यादा किसी को समस्या होने वाली है तो वो भाजपा ही है। वो वोट बैंक जो नीतीश लेकर आ जाते हैं, वो चेहरा जो नीतीश लेकर आ जाते हैं, वो चेहरा भाजपा में दूर दूर तक खोजने पर नहीं मिलता है। आलोक जी ने कहा कि अगर वो चेहरा कहीं दिखता भी था तो अब इस दुनिया में नहीं है। सुशील मोदी एक बड़ा दाव खेल सकती थी उस पर पार्टी। इसी तरीके से सम्राट चौधरी को नरिश करने की कोशिश की, लेकिन वक्त से पहले ही उनकी भी राजनीतिक हत्या कर दी गई। फिर विजय सिन्हा एक ऐसा चेहरा है जिनको आगे बढ़ाया सकता है, लेकिन पार्टी सवर्णों को लेकर बहुत उत्सुक नजर नहीं आती है। भाजपा भी वही खेल करना चाहती है बिहार में जो बाकी दल करने की कोशिश कर रहे हैं। दलितों में, ओबीसी में, इन वोट बैंक्स में वो घुसना चाहती है, और शायद ये नारा इसीलिए गढ़ा भी गया है कि बटोगे तो कटोगे। तो भाजपा जब बाकी जातियों में अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करती है तो किसी खास जाति में वो कमज़ोर भी पड़ने लगती है। शायद इसीलिए प्रशांत किशोर को कहा जाता है कि वो भाजपा को एक बड़ा डैमेज दे सकते हैं आने वाले चुनाव में। तो हमने ये चर्चा की, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आइए, अपने सवाल रखिए, अपनी राय रखिए। इसी तरह से दिन भर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।